अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज एक स्पेशल एक्सरसाइज को करने वाले हैं। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। टॉक्सिक स्लज इसका टाइटल है। ये आर्टिकल हमें बताता है कैसे कॉरपोरेट कल्चर बहुत ख़राब हो चुका है। प्राइवेट जॉब्स में सेक्सिज्म और रेसिज्म बहुत ज़्यादा चरम पे है ना, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है। ये आपका क्विज़ है आज का, फटाफट से इसको देख लो। 5 क्वेश्चंस आपके सामने वोकैब और ग्रामर के। क्लास के लास्ट में इनका सॉल्यूशंस मैं आपको करवाऊंगा। अभी आप इसको एक ट्राई दे सकते हो। आधा घंटा पूरे मन से इस क्लास में दो, और ताकि 5 में से 5 आपको मिले मार्क्स। चलिए शुरू कर लेते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है टॉक्सिक स्लज। देखिए, स्लज का मतलब होता है कीचड़, दलदल। इसको मड, मायर, स्लाइम, सेडिमेंट सभी वर्ड से बता सकते हो, है ना, कीचड़ को। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। टॉक्सिक स्लज का मतलब हुआ एक बहुत ही जहरीला सा कीचड़ हमारे सामने खड़ा है। प्राइवेट जॉब्स के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है, कॉरपोरेट कल्चर होता है, खास करके औरतों के लिए और विदेशी मूल के लोगों के लिए, उस स्लज को हमें साफ करना है। प्राइवेट कल्चर को, कॉरपोरेट कल्चर को सही बनाना है। आई बात समझ में? टॉक्सिक मतलब जहरीला, स्लज मतलब कीचड़। अब इस टॉक्सिक नाम के वर्ड से एक दिमाग में आपके आना चाहिए क्वेश्चन। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। इसको परनीशियस, पॉइजनस, वेनमस और हॉस्टाइल भी बोलते हैं। सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर पॉइजनस और वेनमस में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको किसी सांप ने खा लिया, सांप था जहरीला, तो आप क्या बोलोगे, पॉइजनस स्नेक या वेनमस स्नेक? अगर आपने किसी फल को खा लिया, फल था जहरीला, तो आप क्या बोलोगे, पॉइजनस फ्रूट या वेनमस फ्रूट, है ना। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से इसको समझ लो। देखो, हर वो चीज़ वेनमस है जिसका जहर आपकी बॉडी में कैसे आएगा, बाइट्स के जरिए या स्टिंग्स के जरिए। जब कोई जानवर आपकी बॉडी में आपको काट करके जहर छोड़े, तो वो जानवर आपके लिए हो गया वेनमस जानवर। और जो उसने आपकी बॉडी में छोड़ा, उस जहर को आप बोलेंगे वेनम। लेकिन पॉइजनस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइजन, एक ऐसी चीज़ जो आपको काटे नहीं, आपकी बॉडी में जहर फैले उसको खाने की वजह से। आई बात समझ में? कोई फ्रूट है, कोई खाना है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें जहर मिला हुआ, आपने उसको खा लिया, तो वो चीज़ हो जाती है पॉइजनस। तो पॉइजन आपकी बॉडी में तब आता है जब आप किसी चीज़ को खाते हो, और वेनम आपकी बॉडी में तब आता है जब कोई जानवर आपको खाता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये फंडा है इन दोनों का। 2 सेंटेंसेस हैं, फटाफट से इनको समझेंगे। द विलेजर्स स्पॉटेड अ वेनमस या पॉइजनस स्नेक इन द फील्ड। विलेजर्स ने, गांव वालों ने स्पॉट किया, ढूंढा या पकड़ा एक जहरीले सांप को फील्ड के अंदर, खेत के अंदर। अब देखो, सांप कभी भी आप खाओगे नहीं, है ना। सांप खाने वाले लोग भी हैं, लेकिन उनको जहर कभी नहीं फैलता है। सांप से जहर तभी फैलेगा जब सांप आपको खाएगा। तो मतलब सांप एक वेनमस जो है, मतलब जीव है, आप इसको बोलेंगे वेनमस स्नेक। जो चीज़ आपको खाए जहरीली हो, वेनमस। जिस चीज़ को आप खाओ पर वो जहरीली हो, पॉइजनस। वैसे ही सेवरल पीपल टू किल आफ्टर कंज्यूमिंग अ वेनमस या पॉइजनस हर्ब। बहुत सारे लोग बीमार हो गए खाने के बाद, कंज्यूम करने के बाद एक जहरीली जड़ी बूटी को, हर्ब को। ऑफ कोर्स आपने किसी चीज़ को खाया है, तो ये वेनमस नहीं हो सकती, ये होगी पॉइजनस। चलिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लोज टेस्ट में काम आएगा ये। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसके टाइटल पैराग्राफ पे फटाफट से एक लाइक और एक शेयर दो वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि रोज़ आपको इन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले। बेसिक से आपको इंग्लिश सीखने को मिलता है। करा डिस्टर्बिंग रिपोर्ट ऑन Rio Tinto's corporate culture has lessons for other industries। करेक्ट रिपोर्ट आई है, डिस्टर्बिंग रिपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली। और किसकी है भाई? कॉरपोरेट कल्चर की है, रियो टिंटो नाम की इस कंपनी के। कह रहा है जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट में बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारे सबक और शिक्षाएं हैं। और किसके लिए? दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। तो रियो टिंटो एक माइनिंग कंपनी है जो खदानें बनाती है ना, माइनिंग का काम करती है। इसका कॉरपोरेट कल्चर बहुत ही ख़राब है, और इस पर जो रिपोर्ट आई है उससे दूसरी इंडस्ट्रीज़ की कंपनियों के लिए भी बहुत सारे सबक हमें देखने को मिलते हैं। रिपोर्ट की वर्ब हैज़, सब्जेक्ट मिलेगा ग्रीन में, वर्ब मिलेगी पिंक में, पूरे आर्टिकल में। समझ गए ना? ग्रीन और पिंक को फॉलो करते जाना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। चलो, अब क्या करेंगे, फटाफट से इस आर्टिकल की वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही वोकैब रिच आर्टिकल है। शुरू में ही वोकैब देख लोगे तो इसको स्मूथली पढ़ते जाओगे। चलिए, आज अपने पास 2 सरप्राइजेज हैं टेक्स्टबुक.com की तरफ से। पहला सरप्राइज क्या है? एसएससी के जो एस्पायरेंट हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, अभी जाओ कमेंट सेक्शन में
फर्स्ट कमेंट में आपको मिलेगा एक लिंक, इस पर करो क्लिक और यहाँ से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे टेक्स्ट बुक का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट एसएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 3 अप्रैल रात को 12 बजे तक इसकी वैलिडिटी है, उससे पहले इसको अटेम्प्ट कर लेना। मैं कहूँगा आज ही अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि इसमें आपको करंट लेवल का पैटर्न मिल जाएगा, करंट ईयर का कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, साथ में ऑल इंडिया लेवल पे आपकी कैसी तैयारी है ये भी मेरिट मिलके जो आपको मिल जाएगी, मेरिट और रैंकिंग, इससे आपको आइडिया लग जाएगा आप कहाँ पे खड़े हो। अच्छा, इस टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो उससे आपको टेक्स्ट बुक की स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए एसएससी के, अप टू 100% आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, फ़ायदा इनका भी ले सकते हो। चलो, ये तो था सरप्राइज नंबर 1, अटैम्प्ट कर लेना इसको। सरप्राइज नंबर 2 क्या है, एक क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए टेक्स्टबुक.com ने, इस क्वेश्चन को आपको करना है आंसर इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में। जो भी आंसर कर रहे हैं उन्हीं में से एक बंदे को या बंदी को एक फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी का 1 ईयर फ्रेशर बैच मिलेगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, इसको आंसर करना है, टेक्स्ट बुक रैंडमली किसी एक पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर का कोर्स देने वाला है एसएससी का। तो जरूर से इसका भी फायदा उठाना, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर करना है, गलत है सही है ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आंसर अगर आपने किया यू आर एलिजिबल फॉर द गिव अवे। चलिए, अपनी वोकैब शीट है ना, सारे पुराने नए वर्ड्स इसी में मिलेंगे आपको। पहला वर्ड है इंडिजीनियस, बहुत बार कर चुके हैं। वायरुलेंट अगेन आ चुका है, कई बार कर चुके हैं। क्रैंक अप है ना, बहुत बार कर चुके हैं, बहुत पहले कर चुके हैं, आज फिर से आ रहा है वर्ड। ऑगरी, ये वर्ड भी आप कई बार कर चुके हो, 4 वर्ड पुराने हैं। नया वर्ड है हमारे पास इंड्यूबिटेबल और इडियोसिंक्रेसी। तो पहले पुराने वर्ड्स को देख लेते हैं। वायरुलेंट का मतलब होता है जो वायरस के जैसा हो, जहरीला हो, एक्सट्रीमली पॉइजनस हो, और जो वायरस के जैसा बहुत हार्श हो, बहुत ही कड़ा हो, बड़ा ही नुकसान देने वाला हो। आई बात समझ में? वायरुलेंट मतलब बहुत जहरीला या बहुत ही कड़ा, यानी कि हार्श। तो अ वेरी वायलेंट फॉर्म ऑफ द डिसीज हैज़ अपीयर्ड इन अफ्रीका, एक बहुत ही जहरीली जो रूप है, जो फॉर्म है इस बीमारी का, अपीयर हुआ है अफ्रीका के अंदर। तो ये तो हुआ पहला वाला मीनिंग इस वर्ड का। और दूसरा, चाइना इज़ अ वायलेंट क्रिटिक ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस ऑन ईरान, चाइना एक बहुत ही कड़ा यानी कि हार्श क्रिटिक है अमेरिका के प्रतिबंधों का, सैंक्शंस का ईरान के ऊपर। तो ये वायलेंट वर्ड का सिनोनिम जो आप देखने वाले हो आज कौन सा है? टॉक्सिक। टॉक्सिक को आज आप जो है आर्टिकल में देखोगे। ये सारे इसी के सिनोनिम है, परनीशियस है, मलिग्नेंट है, वेनमस है, पॉइजनस है। ये दोनों वर्ड तो मैंने आपको करवा भी दिए है ना, वेनमस और पॉइजनस। तो ये सारे वर्ड जो है वायलेंट के यानी कि जहरीले के सिनोनिम्स है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, इंडिजीनियस। आप अच्छे से जानते हो इस वर्ड को हमने कनेक्ट किया हुआ है इंडिया से। इंडिया में हम रहते हैं तो हम इंडिया के लोकल हैं, हम इंडिया के हैबिटेंट हैं, हम इंडिया के अबॉरिजिनल हैं। तो इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री में रहने वाला आदमी उस कंट्री का इंडिजीनियस कहलाएगा। इंडिया में रहने वाले इंडिया के इंडिजीनियस हैं, अफ्रीका में रहने वाले अफ्रीका के, अमेरिका वाले अमेरिका के, है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया के। जैसे कंगारूज आर इंडिजीनियस टू ऑस्ट्रेलिया, कंगारू जो हैं वो इंडिजीनियस हैं, लोकल हैं ऑस्ट्रेलिया के। आगे बात समझ में, कोई भी इंसान कहीं का भी लोकल हो वो उसका इंडिजीनियस कहलाता है, उसका नेटिव कहलाता है। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। फिर एक अपने पास वर्ब है क्रैंक अप, फ्रेजल वर्ब। जब कभी कभी इंजन स्टार्ट नहीं होता है गाड़ियों का, तो क्रैंक नाम का एक इक्विपमेंट लेकर के इंजन को स्टार्ट किया जाता है झटके से। आ रही है बात समझ में? सर्दी में गाड़ी बंद पड़ गई ठंडी की वजह से, तो क्रैंक लाएंगे और क्रैंक से गाड़ी को क्रैंक अप करेंगे, मतलब गाड़ी को अचानक से स्टार्ट करेंगे। तो क्रैंक अप का मतलब होता है गाड़ी ही नहीं, किसी भी चीज़ को अचानक से स्टार्ट करना। इसको किक स्टार्ट और जंप स्टार्ट भी बोलते हैं। तो किक स्टार्ट नाम का इसका सिनोनिम अचानक से किसी चीज़ को शुरू करना, आज आप आर्टिकल में देखेंगे। आगे बात समझ में, क्रैंक नाम के इक्विपमेंट से इस पूरी फ्रेजल वर्ब को जोड़ लेना। द आरबीआई नीड्स टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज टू क्रैंक अप द रिकवरी आफ्टर कोविड-19। आरबीआई को ज़रूरत है कि वो प्रोवाइड करे एक आर्थिक पैसों के पैकेज को, स्टिमुलस पैकेज को, ताकि अचानक से झटके से शुरू किया जा सके रिकवरी को कोविड-19 के बाद। चलो अगली वर्ड है हमारे पास, अगला वर्ड है ऑगरी। ऑगरी का मतलब होता है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। इसको ओमेन, प्रोफेसी, हेरोल्ड, है ना, फोरटेल, प्रोग्नोसिस और हार्बिंगर भी बोलते हैं। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं सारे। हार्बिंगर नाम का इसका जो सिनोनिम है भविष्यवाणी, है ना, हार्बिंगर, इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। दीज सेल्स फिगर्स आर ए गुड ऑगरी फॉर अनदर प्रॉफिटेबल ईयर। ये सेल्स फिगर्स एक बहुत ही अच्छी ऑगरी हैं, एक बहुत ही अच्छी भविष्यवाणी है एक और अच्छे प्रॉफिटेबल ईयर के लिए। आगे बात समझ में, अगला वर्ड है इंड्यूबिटेबल। ये नया वर्ड है, ये वर्ड बना है डाउट से। ऐसी चीज़ जिस पे कोई डाउट ही ना हो, जो शक के दायरे से बाहर हो, है ना, कोई शक हो ही ना हो, तो इंड्यूबिटेबल कहलाती है। जो इनडिस्प्यूटेबल हो, जो सर्टेन हो, जो होके रहे, इंड्यूबिटेबल। अफगानिस्तान एंड यूक्रेन फियास्कोस आर
इंडिबिटेबल फेलियर्स ऑफ जो बाइडेंस फॉरेन पॉलिसी। अफगानिस्तान और यूक्रेन में जो फियास्कोज हुए, जो बड़े बड़े डिजास्टर हुए, है ना, जो बड़ी बड़ी तबाहियाँ हुई, ये एक सर्टेन फेलियर हैं, अनडिस्प्यूटेबल फेलियर है, नाकामयाबी है जो बाइडन की फॉरेन पॉलिसी की। तो इंडिबिटेबल नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। ये वन वर्ड है बियॉन्ड डाउट के लिए। लास्ट वर्ड है हमारे पास इडियोसिंक्रेसी। इस वर्ड का मतलब होता है खास गुण, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समबडी। किसी भी आदमी का कोई खास गुण होता है ना, किसी भी तरीके की वो बात करता है, किसी भी तरीके का वो काम करता है, तो वो खास उसकी जो ट्रेट है वो कहलाती है उसकी इडियोसिंक्रेसी। नो वन इन द स्टाफ वॉज एबल टू टॉलरेट द इडियोसिंक्रेसी ऑफ द रूड बॉस। कोई भी स्टाफ में ऐसा नहीं था जो एबल था टॉलरेट करने के लिए, सहने के लिए खास तरह के मूड को, इडियोसिंक्रेसी को, खास करेक्टरिस्टिक को हमारे इस रूड बॉस के, ऐसे बॉस के जो हमेशा रूडली बात करता है। आ रही है बात समझ में? इसको मैनरिज्म, ट्रेट या पेक्युलरिटी भी बोलते हैं। किसी भी आदमी की कोई भी खास बात हो उसके व्यवहार की, वो उसकी इडियोसिंक्रेसी कहलाती है। चलो, ये 5 ही वर्ड्स हैं हमारे पास। चलिए एक समरी आपको दे दें आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। एक कंपनी है रियो टिंटो, इसने एक रिसर्च करवाई एक बाहर की एजेंसी से, एक्सटर्नल एजेंसी से। रिसर्च इसलिए करवाई कि देखना चाहती थी कि हमारे स्टाफ का कल्चर कैसा है, ऑफिस का काम करने का एनवायरनमेंट कैसा है। लेकिन ये रिपोर्ट जब आई ना तो इस कंपनी की आंखें खुल गई। इसको ये पता लगा कि हमारे जो है कॉरपोरेट कल्चर जो है किसी जहरीले दलदल से कम नहीं है, कीचड़ से कम नहीं है। यहाँ पे बाहर से आकर के काम करने वालों के साथ बड़ा भेदभाव होता है, बहुत गालियाँ बकी जाती हैं बड़े जो बॉसेस के द्वारा छोटे एम्प्लॉयज़ को। लड़कियों के साथ में रेप केस भी हो चुके हैं, है ना, बहुत सारी लड़कियों को हरास भी किया जा चुका है सेक्सुअली। तो ये जो रियो टिंटो की आंखें खुली इस पूरी रिपोर्ट के बाद, उसी के ऊपर ये आर्टिकल एक एनालिटिकल एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा है और बता रहा है कि ये रियो टिंटो के साथ ही नहीं है, ये हर बड़ी कंपनी के साथ ऑलमोस्ट चल रहा है दुनिया भर में। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये सबकी आंखें खोले, ना कि केवल रियो टिंटो की। अब वो क्या इश्यूज़ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, ये सारे इस जो आपको डिटेल में बताएगा। आज की टोन है वैसे तो एनालिटिकल, साथ में टोन है रिपोर्टिंग। जब भी किसी रिपोर्ट को कोट करके एक आर्टिकल लिखा जाए कि इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था, इस रिपोर्ट में ऐसा हुआ था, तो एक्चुअल में आर्टिकल का राइटर आपको रिपोर्ट कर रहा है एक्चुअल में फैक्ट्स को, है ना। तो ये रिपोर्टिंग टोन भी हो सकती है क्योंकि पूरी आर्टिकल में एक रिपोर्ट को डिस्कस किया गया है। आई बात समझ में? चलो शुरू कर ले। कह रहा है कॉर्पोरेट कल्चर इज ऑफन लाइक मिस्ट। अब देखो इसने लगाया कि एम डैश मिस्ट के बारे में बताने के लिए, इंडिबिटेबली देयर बट हार्ड टू पिन डाउन। कह रहा है जो कॉर्पोरेट कल्चर है ना, वो अक्सर जो होता है मिस्ट की तरह होता है। मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, धुंध, जो आपको दिखाई तो पड़े लेकिन हाथ में ना आए, है ना, जिसको आप पकड़ ना सको। तो कह रहा है कॉर्पोरेट कल्चर भी कुछ ऐसा है जिसको आप कभी पकड़ नहीं पाओगे, कभी ढंग से डिफाइन नहीं कर पाओगे, कोहरे के जैसा है। अब ये कोहरा है क्या? कोहरा क्या है? इंडिबिटेबली एक ऐसी चीज़ है, विदाउट डाउट एक ऐसी चीज़ है जो होती तो है, इंडिबिटेबली देयर, जो होता तो है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है पिन डाउन करना, डिफाइन करना, डिटरमिन करना। आपको दूर से कोहरा दिखेगा, आप वहाँ जाओगे, फिर हाथ पांव मारोगे, कोहरा तो पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन कोहरा तो वहाँ पे है। वैसे ही कॉर्पोरेट कल्चर भी होता है, आपको दूर से तो दिखाई देगा कुछ कल्चर है, लेकिन मिस्ट के जैसा है, अंदर इसके बहुत सारी गंदगी होगी। कल्चर की वर्ब है इस, मिस्ट का मतलब कोहरा, इसको वेपर, क्लाउड, स्टीम या ड्यू भी बोलते हैं। इंड्यूबिटेबली वन वर्ड है, आप ऑलरेडी देख चुके हो, समथिंग बियॉन्ड डाउट, जिस पे कोई सवाल ही ना हो। पिन डाउन करने का मतलब होता है किसी चीज़ पे पकड़ पाना, या तो किसी चीज़ को समझ लेना, डिफाइन कर देना ठीक तरीके से, डिटर्मिन कर लेना, या फिर किसी चीज़ को होल्ड कर लेना। आपको कोई कॉन्सेप्ट मैं दूं, आप उस कॉन्सेप्ट को पिन डाउन करने की कोशिश करोगे, उसको तरीके से आप समझने की कोशिश करोगे ना, पिन डाउन करना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा ओकेजनली इट सॉलिडिफाइज इनटू समथिंग अगली। कह रहा कभी कभी ये सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई का होने का मतलब क्या होता है? कोहरा जो है ना, कोहरा वो एक गैस फॉर्म में है। सॉलिडिफाई का होने का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में आना, क्रिस्टलाइज होना, कंसंट्रेट होना, आकार लेना। कह रहा है कभी कभी कॉर्पोरेट कल्चर आकार ले लेता है, मूर्त रूप ले लेता है, सॉलिडिफाई हो जाता है एक ऐसी चीज़ में जो थोड़ी अगली है, जो थोड़ी बदसूरत भी है। आई बात समझ में? आगे वो बता देगा कौन सी चीज़ है। इट की वर्ब है यहाँ पे सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई इनटू मतलब आकार ले लेना किसी प्रकार का, है ना, मूर्त रूप ले लेना। चलो कह रहा टेक द फॉलोइंग फिगर्स फ्रॉम an external investigation commissioned by Rio Tinto, a global mining giant, into its workplace culture। कह रहा एग्जाम्पल के लिए ले लो, टेक कर लो आने वाली फिगर्स को, आंकड़ों को, और कहाँ से?
एक एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन के जरिए, है ना, बाहर की एजेंसी के द्वारा करवाई गई एक जांच के जरिए। और ये वो जांच है जिसको कमीशन किया गया था, जिसको करवाने के लिए पैसा दिया गया था, कमीशन किया गया था रियो टिंटो के द्वारा। अब ये रियो टिंटो क्या है भाई? ये एक ग्लोबल माइनिंग जाइंट है, एक ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी है। अब देखो एक इन्वेस्टिगेशन किस में हुई? ये एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन हुई है इसके वर्क प्लेस के कल्चर में, इसके ऑफिस के एनवायरनमेंट में। तो कह रहा है एग्जाम्पल अब रियो टिंटो का लेंगे और फिर देखेंगे कॉरपोरेट कल्चर कैसे बहुत जल्दी अगली हो जाता है। ये सब्जेक्ट अब यहाँ पे हिडन है। सेंटेंस की शुरुआत हुई है वर्ब की बेस फॉर्म से, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हिडन होगा और हिडन सब्जेक्ट होगा यू। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ब्रिंग सम वाटर, पानी लेकर के आओ, तो मैं सेंटेंस को शुरू कर रहा हूँ ब्रिंग से। ब्रिंग मतलब वर्ब की बेस फॉर्म, तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट है आप, है ना, पानी आप ही लाएंगे। जो मेरे सामने खड़ा है मैं उसी को बोल रहा हूँ, तो यू ब्रिंग सम वाटर। आ रही बात समझ में? तो ये जो यू है ना, ये यहाँ पे हिडन है। बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो तो यू को अपने आप सब्जेक्ट मान लिया करो। यू की वर्ब है यहाँ पे टेक। बढ़े आगे। कमीशन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पैसा देना, फाइनेंस करना। इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है, एन एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के बाद में लगा गया इनटू, है ना। ये जो बीच में लगाया गया इन्वेस्टिगेशन कमीशनड बाय दिस जाइंट, ये तो अलग चीज़ है। इन्वेस्टिगेशन इनटू, है ना, नाउन के बाद में इनटू लगा हुआ है। कह रहा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ रियोस एम्प्लॉइज रिपोर्ट हैविंग एक्सपीरियंस्ड बुलिंग इन पास्ट 5 years। कह रहा लगभग आधे जो एम्प्लॉइज हैं रियो के, वो रिपोर्ट करते हैं और क्या, एक्सपीरियंस कर चुकने को, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक जीरेंड है यहाँ पे। वो रिपोर्ट करते हैं सह लेने को, अनुभव में आ जाने को, एक्सपीरियंस कर लेने को, बुलिंग को पिछले 5 सालों में, लास्ट 5 years में। बुलिंग आप जानते हो, छेड़ना, स्वैगर करना, हेक्टर करना, किसी से धौंस जमाना, है ना, किसी को जो है दादागिरी दिखाना। तो ऐसी दादागिरी जो है आधे एम्प्लॉइज़ बता रहे हैं कि हमारे साथ हो चुकी है पिछले 5 सालों में। हाफ ऑफ एम्प्लॉइज़ की वर्ब है रिपोर्ट। हैविंग एक्सपीरियंस यहाँ पे परफेक्ट डिरेंड है। रिपोर्ट वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट टेंस के लिए हमने हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। देखो आईएनजी फॉर्म तो अभी भी आ रही है, हैविंग तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना। चलो अब देखो ये बेसिक्स में कॉन्सेप्ट हो चुके हैं सारे, बार बार करवाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बोलता हूँ अपनी बेसिक्स पूरी कर लो ताकि आपको पढ़ने में बड़ा आसान लगे। कह रहा है ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ इट्स फीमेल वर्कर्स हैव एंड्यूर्ड सेक्सुअल हरासमेंट, सेमिकोलम 21 women रिपोर्टेड एन एक्चुअल और अटेम्प्टेड सेक्सुअल असॉल्ट। कह रहा है लगभग 1/3 इसकी फीमेल वर्कर्स हैं वो इंड्योर कर चुकी हैं, सह चुकी हैं, टॉलरेट कर चुकी हैं सेक्सुअल हरासमेंट को। और 21 औरतें ऐसी भी हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया वास्तव में या फिर एक अटेम्प्टेड सेक्सुअल असॉल्ट को, है ना, इनके साथ में किसी ने शारीरिक तौर पे सेक्सुअली जो है बदतमीजी की है। आई बात समझ में? अ थर्ड की वर्ब है हैव एंड्योर्ड। एंड्योर का मतलब होता है सहना, टॉलरेट करना, बेयर करना। 21 वुमन की वर्ब है, वीमेन की वर्ब है रिपोर्टेड। ये दोनों सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस है एक्चुअल में, सेमी कॉलम से जुड़े हुए हैं। सेमी कॉलम लगा करके आप ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हो जो वैसे तो 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो सकते थे, लेकिन उनका आपसी रिश्ता बहुत गहरा है। आ रही है बात समझ में? जैसे एक सेंटेंस है, मैं वहाँ पे गया और कोई नहीं मिला, मैं वहाँ पे गया और कोई नहीं मिला, तो आई वेंट देयर, मैं वहाँ पे गया, एंड आई फाउंड नोबडी या नोबडी वॉज देयर। ये 2 अलग अलग सेंटेंसेज हैं, लेकिन दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत गहरे हैं, एक ही सांस में बोले जा सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को सेमी कॉलम लगा के बता दो। तो आई वेंट देयर, सेमी कॉलम, नोबडी वॉज देयर। आ रही बात समझ में? ऐसे इन दोनों को जोड़ते हैं। बाकी आप पंक्चुएशन वाली क्लास देख लो, बेसिक ग्रामर में रखिए, वहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अ थर्ड, इसके आगे एस नहीं लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे 2/3 होता, 5/3 होता, अगर कुछ ऐसा होता ना तो 5/3 लिखना पड़ता, पीछे एस लगाना पड़ता। अ आने की वजह से थर्ड के आगे एस को नहीं लगाया जा रहा है। कह रहा द रिपोर्ट इज एन एडमायरेबली ओपन अटेम्प्ट टू फेस अप टू अ टॉक्सिक कल्चर and was published on Rio's website earlier this month, along with an apology from Jacob Stoshom, the firm's boss। कह रहा रिपोर्ट जो है एडमायरेबली, एक एडमायर करने वाले तरीके से, प्रशंसनीय तरीके से, एक खुला अटेम्प्ट है, खुली कोशिश है फेस अप टू करने की, सामना करने की, कन्फ्रंट करने की, और किसको? जहरीले कल्चर को। और कह रहा है ये पब्लिश की गई थी रियो की वेबसाइट पे, इसी रियो टिंटो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसी महीने की शुरुआत में। और किसके साथ में भाई? साथ में की गई थी अलॉन्ग विद एक माफ़ीनामे के, अपॉलजी के, जेकब स्टॉशॉल्म के द्वारा। और ये कौन से बंदे हैं? ये बंदा है जो फर्म का बॉस है, इस पूरी कंपनी का जो है बॉस है।
तो ये रिपोर्ट इस तरीके से आई है, खुली रिपोर्ट है, प्रशंसनीय तौर पे इंटरनेट पे रखी हुई है, कोई भी पढ़ सकता है। और इस बंदे ने, कंपनी के मालिक ने या बॉस ने खुद भी अपनी अपॉलजी रिपोर्ट के साथ में डाली है। रिपोर्ट की वर्ब है इज, रिपोर्ट की दूसरी वर्ब है वॉज पब्लिश्ड, एंड कंजंक्शन के बाद में दूसरी वर्ब को अटैच किया गया है। फेस अप टू करना, किसी को कन्फ्रंट करना, सामना करना, एनकाउंटर करना। टॉक्सिक, वेनमस, पॉइजनस, वायलेंट, मलिग्नेंट, जानते हो ना, जहरीला। चलो, अपॉलजी का मतलब होता है माफ़ीनामा। आगे बढ़े। Carrario's reputation was badly tarnished in 2020 when it deployed Jukan Gorge, a mining site in Western Australia whose ancient rock shelters were sacred to indigenous people. कैरारियो की जो रेपुटेशन है बहुत बुरे से टार्निश भी हुई थी, बहुत बुरे से डिस्ट्रॉयड भी हुई थी, खराब भी हुई थी, दाग भी लगे थे 2020 में। कब? जब इसने डिस्ट्रॉय कर दिया इस जगह को, जुकान गोर्ज को। कह रहा है ये एक माइनिंग साइट है वेस्टर्न अफ्रीका में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे एंशंट रॉक शेल्टर्स जो हैं, एंशंट बड़ी बड़ी रॉक्स के जो शेल्टर्स हैं वो सेक्रेड थे, बड़े ही पवित्र थे वहाँ की इंडिजिनियस आबादी के, लोकल लोगों के लिए। तो 2020 में इंडिजिनियस रॉक शेल्टर्स को इसने उजाड़ दिया इसी कंपनी ने, इसी वजह से तब भी इस पर बहुत सारे दाग लगे थे। आगे बात समझ में। रेपुटेशन की वर्ब है वॉज टार्निश्ड, पैसिव वॉइस में। टार्निश का मतलब होता है किसी चीज़ पे लांछन लगना, दाग लगना। इट की वर्ब है डिस्ट्रॉयड। इट आया इस कंपनी के लिए, रियो टिंटो के लिए। जुकान गोर्ज एक आदमी का नाम है, जे बड़ा जी बड़ा। रॉक शेल्टर्स की वर्ब है वर सेक्रेट। सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, है ना, होली। इंडिजिनियस आप जानते हैं, लोकल, अबॉर्जिनल, किसी आदमी, कोई आदमी जो जहाँ का बासिंदा होता है, इसको आप अबॉर्जिनल, लोकल, और एक और वर्ड था ना इसके लिए, हाँ, हैबिटेंट। ठीक है, किसी भी जगह रहने वाला आदमी उस जगह का हैबिटेंट कहलाता है। चलो आगे बढ़े। और इसमें कुछ देखने वाला है क्या? चलो इस गोर्ज नाम के वर्ड पर नज़र डालते हैं। देखो वैसे तो जुकान गोर्ज जो है ना, ये एक जगह का नाम है, आदमी का नाम नहीं है। जुकान गोर्ज एक जगह का नाम है, जे बड़ा जी बड़ा। लेकिन गोर्ज जो वर्ड है, गोर्ज, इसके दो मीनिंग्स हैं, आपको समझने हैं। गोर्ज जब नाउन हो, जब ये जगह का नाम बन जाए, तब इसका मतलब होता है दर्रा, रेवाइन, फिशर, खाई। आ रही बात समझ में? एकदम मोटी सी खाई होती है ना, बहुत गहरी खाई, उसको बोलते हैं गोर्ज। इसको रेवाइन या फिशर भी बोलते हैं, खाई को। लेकिन गोर्ज एक वर्ब भी होती है, और इसका वर्ब फॉर्म में मतलब क्या होता है? कुछ भी डकार जाना, खाने की चीज़ पे ओवर ईट करना। आ रही बात समझ में? खाना दिखा, 50 लड्डू, 20 लड्डू, 30 लड्डू, और सारे खा गए फटाफट से। तो ये जो काम आपने किया है ना, समझ गए ना, इस तरह के काम को कहते हैं गोर्ज करना, खाना सारा का सारा ओवर ईट कर जाना। तो गोर्ज का वर्ब फॉर्म में मीनिंग होता है ओवर ईट, ग्लट, बिंज ईट या स्प्लर्ज। ये अच्छे वर्ड्स हैं, ध्यान रखना चारों वर्ड्स, ग्लट और स्प्लर्ज को खास करके, डकारने को बोलते हैं किसी भी चीज़ को। अब देखो इसी से मैं आपको दो अच्छे वन वर्ड्स पे लेकर के जा रहा हूँ, जो एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं लेकिन मीनिंग इनके बिल्कुल उल्टे हैं। पहला वन वर्ड है गॉरमांट। इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो गोर्ज करे। आ रही है बात समझ में? अब फूडी, और फूडी कैसा? कुछ भी खिला दो इसको, अच्छा बुरा, हेल्दी अनहेल्दी, फास्ट फूड, ये गोर्ज करता है, ग्लट करता है, बस इसको खाना चाहिए, गॉरमांट। ठीक है। और दूसरा वर्ड कौन है? गॉरमेट। गॉरमेट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन विद रिफाइंड टेस्ट इन फूड, जो कुछ भी नहीं खाएगा, उसका अपना टेस्ट होगा, वही चीज़ खाएगा, भूखा रह जाएगा लेकिन गंदा खाना नहीं खाएगा, अच्छा खाना खाएगा, महंगा खाना खाएगा। आ रही बात समझ में? गवर्नमेंट तो हो गया रिफाइंड पर्सन, रिफाइंड आदमी, रिफाइंड फूड में टेस्ट रखने वाला। और गवर्नमेंट कौन है? बस जिसको मिल गया और उसने पेल दिया। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, ध्यान में रखना, वन वर्ड्स हैं। इसी गोर्ज नाम के वर्ड से इनको कनेक्ट कर रहा हूँ। वोकैबलरी ऐसे ही याद होगी, दिमाग में स्टोरीज बनाना शुरू कर दो तभी बैठेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा दैट कोस्ट मिस्टर स्टॉशोम्स प्रेडिसेसर हिज जॉब किक स्टार्टिंग एफर्ट टू चेंज द वे द फर्म वॉज रन। कह रहा इस चीज़ ने कोस्ट किया, इस चीज़ की कीमत क्या लगी? इस मिस्टर स्टॉशोम जो भी हैं, स्टॉशोम, इसके प्रेडिसेसर को कोस्ट हो गई इसकी जॉब। इसकी वजह से इस स्टॉशोम के जो पहले वाले थे, इनके जो प्रेडिसेसर थे, उनकी नौकरी चली गई। अब देखो कैसे गई उनकी नौकरी? किक स्टार्ट करते हुए, जंप स्टार्ट करते हुए, क्रैंक अप करते हुए, और किसको? एफर्ट्स को जो है बदलाव लाने के उस तरीके में जिस तरीके से फर्म को रन किया जाता था, ये कंपनी काम करती थी। तो उस आदमी की नौकरी गई, इससे पहले वाले जो बॉस की, और नया बॉस आ गया और कंपनी के तरीकों में बदलाव करने की कोशिश भी की गई। दैट की वर्ब है कोस्ट। कॉस्ट समवन समथिंग का मतलब है किसी की कोई चीज़ चली जाना। दिस बुक कॉस्ट मी 1000 रुपी।
इस किताब को, मतलब इस किताब की कीमत मुझे 1000 रुपये पड़ी, तो इस पूरी घटना की कीमत इनके प्रेडेसेसर को पड़ी उसकी जॉब। किक स्टार्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब कोई चीज़ अचानक से शुरू होती है, क्रैंक अप होती है, किक स्टार्ट होती है। फॉर्म की वर्ब है वॉज, रन, पैसिव वॉइस में। प्रेडेसेसर मतलब आपसे पहले वाला, सक्सेसर मतलब आपके बाद वाला। आगे बढ़े, अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। ये पूरा काम जो है पास्ट में हुआ था, फिर भी कोस्ट की सेकंड फॉर्म को हमने यूज़ नहीं किया, यहाँ पे कोस्टेड नहीं लिखा। कौन सा ऐसा ग्रामर रूल है यहाँ पे, कौन सी हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें बताती है कि कोस्ट की सेकंड फॉर्म कोस्टेड नहीं लगाएंगे, फिर भी हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपडेट करेंगे। थोड़ा घुमा के पूछ रहा हूँ, लेकिन सवाल बड़ा आसान है, जिनको आता है ना, कमेंट सेक्शन में डालो, जिनका सही होता है मैं हार्ट दे देता हूँ ताकि आपको पता लगे सही आंसर। कह रहा रियोज कल्चर इज ट्रेसेबल एट लीस्ट इन पार्ट टू द इडियोसिंक्रेसीज ऑफ द माइनिंग इंडस्ट्री। कह रहा रियो का जो कल्चर है, रियो टिंटो का जो एनवायरनमेंट है वो ट्रेसेबल है, उसको ट्रेस किया जा सकता है। कह रहा कम से कम एक आंशिक तौर पे इन पार्ट। और कहाँ पे ट्रेस करोगे आप, कहाँ से ढूंढ के लाओगे, किससे कनेक्शन बनाओगे? उसका कनेक्शन बनाओगे आप इडियोसिंक्रेसीज के साथ में, मैनरिज्म या करेक्टरिस्टिक के साथ में माइनिंग इंडस्ट्री के। तो रियो में जो हो रहा है ना, ये पूरी माइनिंग इंडस्ट्री में होता है, तो कुछ इसका हिस्सा माइनिंग इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है ना, रियो के साथ जो हुआ है। रियो कल्चर की वर्ब है इज, ट्रेसेबल टू मतलब कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है, किससे ट्रेसेबल है। इन पार्ट मतलब आंशिक तौर पे, पूरा नहीं, इन पार्ट। इडियोसिंक्रेसी मतलब आपके कैरेक्टर का कोई खास ट्रेट। अब ये बताएगा माइनिंग इंडस्ट्री में होता क्या है। कह रहा है इट्स वर्क फोर्स इट इज 80% मेल एंड अ वर्स्ट बिहेवियर अकर्ड ऑन रिमोट साइट्स वेयर एम्प्लॉयज फ्लाई इन और ड्राइव इन फॉर स्टेज ऑफ सेवरल डेज और लिव फुल टाइम इन कंपनी हाउसिंग। कह रहे स्टिंट रियो की जो वर्ब है, रियो की जो वर्क फोर्स है वो 80% मेल है, तो 20% ही औरतें हैं, वैसे भी उनको सताया ही जाएगा। और कह रहे तो सबसे खराब बिहेवियर हुआ है इस कंपनी में, वो अकर हुआ है दूर दराज की साइट्स पे, जहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, रिमोट साइट्स पे, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ या तो फ्लाई इन करते थे, या तो वहाँ पे जो मजदूर हैं उनको हवाई जहाज़ के जरिए ले जाया जाता था, या फिर वो अपनी गाड़ी में आते थे, कई दिनों का स्टे करते थे, और या फिर रहते थे फुल टाइम कंपनी की हाउसिंग में, वहीं पे कंपनी के क्वार्टर्स में। तो जाहिर सी बात है ऐसी जगहों पे जहाँ पे 80% मेल है और कोई देखने वाला नहीं है, 20% औरतें हैं और सब लोग अनपढ़ हैं, माइनिंग का काम कर रहे हैं, खुदाई का काम, हो सकता है वहाँ पे फीमेल के साथ में कोई इनजस्टिस हो जाए, है ना। वर्क फोर्स की वर्ब है इज, बिहेवियर की वर्ब है अकर्ड। एम्प्लॉयज़ की दो वर्ब्स हैं, पहली फ्लाई इन और दूसरी ड्राइव इन। फ्लाई इन मतलब फ्लाइट लेके आना, ड्राइव इन मतलब ड्राइव करके जाना। अच्छा, एम्प्लॉयज़ की एक और वर्ब भी है, और जो है लिव, और कंजंक्शन के बाद। कह रहा मैचिज्मो एंड आइसोलेशन मेक फॉर पुअर वेड फेलोस। कह रहा मैचिज्मो जो है ना, मैचिज्मो का मतलब होता है मैस्कुलिनिटी, आप कितने मैस्कुलिन हो, कितने ट्रेट हैं आप में मैन वाले। कह रहा है एक तो मैचिज्मो, और दूसरा आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अलगाव, आप बिल्कुल अलग हो, दुनिया से कटे हुए हो। कह रहा है ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, जब मिल जाती है ना, आदमी हो और अलग हो जाए दुनिया से, कोई देखने वाला ना हो, कह रहा है ये दोनों चीज़ें मेक फॉर करती हैं, इंतजाम करती हैं, या ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। मेक फॉर होना मतलब किसी चीज़ के बराबर होना, और किसके, बहुत ही ख़राब बेड फेलोज़ के, ऐसे फेलो जो आपके साथ में बेड लगा के सोते हैं। आ रही बात समझ में? अगर ऐसी जगह पे आप कहीं लेडीज़ बन के जॉब कर रहे हो, लेडीज़ हो, आप जॉब कर रहे हो, लेडी हो, जहाँ पे आदमी आदमी हैं और मैचिज्मो बहुत है, आदमी बहुत खदान करने वाले हैं, मजदूर हैं, और कोई आपको देखने वाला नहीं है, तो ऐसी जगह पे अगर आप रात में सोओगे तो ये पुअर बेड फेलोज होंगे, आदमी आपको रात में परेशान जरूर करने वाले हैं। कहने का मतलब ये, समझ गए? चलो, इन दोनों की वर्ब है मेक फॉर। आइसोलेशन मतलब अकेला रहना, मैचिज्मो मतलब आपकी एक्सट्रीम मस्कुलिनिटी। चलो, कह रहा बट इट वुड बी ए मिस्टेक टू रिगार्ड रियोज सोल सर्चिंग एज अ क्यूरियो फ्रॉम द वर्ड ऑफ अल्फा मेल्स एंड एक्सकेवेटर्स। कह रहा लेकिन ये एक मिस्टेक होगी, ये पूरी बात एक गलती हो जाएगी अगर आपने रिगार्ड कर दिया रियो की सोल सर्चिंग को। सोल सर्चिंग का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा को झांकना, सोल को सर्च करना। रियो ने एक रिपोर्ट करवाई, एक रिसर्च करवाई ताकि अपनी अंतरात्मा को झांक सके, रियो नाम की कंपनी। तो कह रहा ये बड़ी गलती हो जाएगी अगर इस रियो की अंतरात्मा को झांकने का जो काम है आपने उसको मान लिया, रिगार्ड कर दिया एज, और किस तरीके से, एक एक्सेप्शन के तौर पे, एक नई चीज़ के तौर पे, एक ऑडिटी के तौर पे। और कहाँ से? इस दुनिया से, इस वर्ड से जो है अल्फ़ा मेल्स का और एक्सकेवेटर्स का। अल्फ़ा मेल कौन होते हैं? जड़ बुद्धि के आदमी, लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं। और एक्सकेवेटर्स कौन होते हैं? डिगर्स, जो खुदाई का काम करते हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप इसको यूँ समझ रहे हो ना कि ये काम पहले हुआ नहीं है,
ये सिर्फ अल्फ़ा मेल्स और एक्सकेवेटर्स के साथ ही हो सकता है रियो जैसी फॉर्म में, तो आप गलत हो, ऐसी मिस्टेक मत करो। ये कोई क्यूरियो नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता है हर तरह की कंपनियों में। आगे बात समझ में। इट की वर्ब है वुड बी, क्यूरियो मतलब एक्सेप्शन, इसको ऑडिटी या नॉवेल्टी भी बोलते हैं, कोई नई चीज़ होती है। अल्फ़ा मेल मैंने आपको बता दिया, ऐसा पर्सन जो एडजस्ट ना करे, बहुत बड़ी ईगो वाला हो। एक्सकेवेटर होता है जिसको डिगिंग करनी हो, है ना, एक्सकेवेट करना हो, खुदाई करनी हो। कह रहा फॉर both its finding and the fact of its existence hold wider lessons। for से सेंटेंस शुरू हो रहा है और कंजंक्शन का काम कर रहा हो for, तो for का मतलब होता है because। आ रही है बात समझ में। for के बाद में पूरा क्लोज रखा हुआ है, तो for यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा। कह रहा है for यानी कि because, क्योंकि दोनों ही, पहली तो इसकी फाइंडिंग और दूसरा जो है इसकी फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। पहला तो इस रिपोर्ट में जो पाया गया और दूसरा जो एग्जिस्टेंस है, ये जो फैक्ट है कि ये रिपोर्ट करवाई गई है ना, ये रिपोर्ट मौजूद है। कह रहे ये दोनों ही चीज़ें होल्ड करती हैं बहुत बड़ी शिक्षाओं को, सबक को, पूरी इंडस्ट्री के लिए वाइडर लेसन्स को। आगे बात समझ में। सिर्फ यहीं ऐसा नहीं हुआ रियो में, पूरी दुनिया में देखने को मिला है ऐसी घटनाएं। फाइंडिंग्स और फैक्ट की वर्ब है होल्ड, एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी, बोथ और एंड हमेशा एक साथ चलेंगे, आप ऑलरेडी जानते हैं। कह रहा फर्स्ट, अब बताएगा वो लेसन्स क्या क्या है। कह रहा फर्स्ट दे शो हाउ अ कॉर्पोरेट कल्चर कैन रॉट। सबसे पहले वो ये दिखाते हैं कि कैसे एक कॉर्पोरेट का कल्चर जो है सड़ सकता है, रॉट हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है, पुट्रीफाई या डिकम्पोज हो सकता है। दे की वर्ब है शो, कल्चर की वर्ब है कैन रॉट। दे आया यहाँ पे वाइडर लेसन्स के लिए, है ना। रॉट आप समझ गए ना, किसी चीज़ का सड़ जाना, किसी चीज़ को आप बाहर रख दो फ्रिज के, वो रॉट हो जाएगी, पुट्रीफाई हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब कैसे। कह रहा द वर्स्ट अब्यूसेस may have been more prevalent in the firm's remote reaches, but they were never present, they were present at its heart too। कह रहा है जो सबसे बुरी अब्यूज़ जो हुआ है, सबसे बुरा जो बिहेवियर जो हुआ है, कह रहा है वो हो सकता है रहा हो ज़्यादा प्रेवलेंट, ज़्यादा प्रचलन में, ज़्यादा पॉपुलर फर्म के दूर दराज की रीचेज़ में, फर्म के रिमोट रीचेज़ में। हो सकता है दूर दराज के इलाकों में फर्म के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ज़्यादा अब्यूज़ हुई हो। कह रहा है लेकिन ये अब्यूसेस जो थी ना, ये प्रेजेंट थी, मौजूद थी इस फॉर्म के, इस कंपनी के हार्ट में भी, इसके हेड ऑफिस में भी। आई बात समझ में। फील्ड में भी हो रहा था और हेड ऑफिस में भी हो रहा था। वर्स अब्यूसेस की वर्ब है मे हैव बिन, दे की वर्ब है वर, प्रेवलेंट मतलब प्रचलन में, पॉपुलर, डोमिनेंट, जो चीज़ चलती हो वो प्रेवलेंट होती है ना। अब देखो कैसे। कह रहा है द हाइएस्ट रेट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वॉज फाउंड इन द फर्म्स आयरन ओर डिवीजन, बट नेक्स्ट केम रियो स्ट्रेटेजी सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ग्रुप। कह रहा सबसे ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट की जो रेट है वो पाई गई थी फर्म के आयरन और डिवीज़न में, फर्म के लोहे की खदान करने वाले डिवीज़न में। तो सबसे ज़्यादा तो लोहे की खदान करने वाले मजदूर थे ना, वो वहाँ पे औरतों को सेक्सुअली हरास करते थे, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पाई गई। कह रहे लेकिन इसके बिल्कुल बाद जो नंबर आया वो आया रियो की स्ट्रेटेजी सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंटल ग्रुप का, हेड ऑफिस में बैठी हुई टीम का। तो यहाँ भी सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी। रेट की वर्ब है वॉज फाउंड, नेक्स्ट की वर्ब है केम। आ रही बात समझ में। आयरन और आप जानते हैं कच्चा लोहा, सस्टेनेबिलिटी मतलब किसी चीज़ का वायबिलिटी, किसी चीज़ की अप्रोप्रिएटनेस। आगे बढ़े। कह रहा इंटरव्यूज अक्यूज्ड रियो ऑफ रिवॉर्डिंग bullies and of pushing high performance up the corporate ladder irrespective of how they behaved। अब ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, ऑफिस में आपको देखने को मिलेगी। इस रिसर्च कंपनी ने जो इंटरव्यूज़ थे, इस कंपनी में जो रिसर्च के दौरान इंटरव्यू देने वाले एम्प्लॉयज़ थे, कह रहा इंटरव्यू देने वाले एम्प्लॉयज़ ने अक्यूज़ किया, आरोप लगाया रियो नाम की कंपनी पे। और आरोप क्या, रिवॉर्ड करने का, फल देने का, फ़ायदा देने का बुलीज़ को, ऐसे लोगों को जो बुलीज हैं, जो लोगों को छेड़ते हैं, और इनको पुश करने का हाई परफॉर्मेंस को लैडर में, कॉर्पोरेट लैडर में अप, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर लाने का। ऐसा इंटरव्यूज़ ने बोला कि बुलीज को तो आप फ़ायदा देते हो, रिवॉर्ड देते हो, और जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं उनको आप जल्दी जल्दी प्रमोशन भी देते हो। अब देखो देते हो, इसमें गलत बात क्या है। कह रहे बिना रिगार्ड किए, इररिस्पेक्टिव ऑफ, बिना तवज्जो दिए इस बात को कैसे वो बिहेव करते थे। तो अगर गलत भी बिहेव करता था, गालियां भी बकता था सारा दिन, लेकिन कंपनी का काम अच्छे से करता था, तो कंपनी उसको प्रमोशन दिए जा रही थी, और बुलीज जो सबको सताते थे उनको बहुत अच्छे से रिवॉर्ड भी कंपनी में मिलते थे, ऐसा इंटरव्यूज़ ने बताया। इंटरव्यूज़ की वर्ब है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड के बाद में आप जानते हैं, देखो अक्यूज ऑफ, ऑलरेडी आप जानते हो ना, अक्यूज के साथ में ऑफ ही आएगा, जिस पे जो भी इल्ज़ाम लगे, है ना, अक्यूज ऑफ। दे की वर्ब है बिहेव्ड। इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब रिगार्डलेस ऑफ, बिना तवज्जो दिए, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ या रिगार्डलेस ऑफ। अच्छा ये अक्यूज के बाद में तो ऑफ आएगा, बाकी सारे वर्ड्स के बाद में क्या लगाया जाए,
फटाफट वीडियो को पॉज करो और सबके सब लोग कोशिश करो। अक्यूज ऑफ तो ठीक है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ब्लेम, चार्ज, कॉन्विक्ट, एक्विट और एक्सोनरेट के बाद में क्या लगाए? चलो फटाफट करवा दे। अक्यूज का मतलब है आरोप जड़ना, लेकिन ब्लेम का मतलब है आरोप जड़ना, ब्लेम फॉर लगाया जाता है। चार्ज का मतलब भी होता है आरोप लगाना, इसके साथ में विद लगाया जाता है। तीनों ही किसी पे कोई आरोप लगाने के वर्ड्स हैं, अक्यूज, चार्ज और ब्लेम, लेकिन अक्यूज के साथ में ऑफ, ब्लेम के साथ में फॉर, चार्ज के साथ में विद। कॉन्विक्ट के साथ में ऑफ आता है, एक्विट के साथ में ऑफ आता है। कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोष सिद्धि करना, किसी का जो है, किसी का जो मतलब समझ गए ना, अपराध जो है प्रूव कर देना। एक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। एक्सोनरेट के साथ में ऑफ भी आता है और फ्रॉम भी आता है, लेकिन प्रिफर क्या किया जाता है? फ्रॉम। ठीक है, दोनों सही हैं। एक्सोनरेट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, इसके साथ में दोनों ही सही हैं, लेकिन प्रिफर किया जाता है फ्रॉम को। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बार बार यही प्रेपोजिशन आपको एग्जाम्स में मिलती हैं। बढ़े आगे, चलो लास्ट पैराग्राफ है। कह रहा है सेकंड, दे मे बी अ हार्बिंगर ऑफ वाइडर डिमांड फॉर डेटा ऑन कॉर्पोरेट कल्चर। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा लेसन ये है, पहला लेसन तो बता दिया है ना। दूसरी चीज़ ये है कि वो हो सकता है एक हार्बिंगर हो, एक भविष्यवाणी हो, और किसकी? और ज़्यादा बड़ी डिमांड की डेटा के लिए कॉर्पोरेट कल्चर पे। तो खाली रियो का केस देख करके ये मत बोलो कि रियो में सब गंदा था। अब तो डिमांड आएंगी, ये हार्बिंगर बन गई है रिपोर्ट। आने वाली डिमांड्स के लिए हर कंपनी के एम्प्लॉयज़ बोलेंगे कि हमारे भी यहाँ पे एक रिसर्च ऐसी करवाई जाए। देख योवा में भी हार्बिंगर मतलब प्रोग्नोसिस, हेराल्ड, किसी चीज़ का प्रेडिक्शन। करेक्ट फॉर ऑल दैट मैनेजर्स बैंक ऑन अबाउट पीपल बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट, little information is available to outsiders on how staff are treated and encouraged to behave। कह रहा है उस सारी चीज़ के लिए, फॉर ऑल दैट, उस सारी चीज़ के लिए जिसके लिए मैनेजर बैंग ऑन अबाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा समझाते हैं, ग्रेट लेंथ में बोलते ही जाते हैं। और किसके बारे में? उन लोगों के बारे में जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेटेस्ट एसेट, एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी पूंजी। कह रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए जिसमें मैनेजर जो है बस बोलते ही जाते हैं कि ये मेरा सबसे अच्छा एम्प्लॉई है, ये मेरा सबसे अच्छी लड़की है, सबसे अच्छा लड़का है। कह रहे हैं इन सब चीज़ों के सामने या इन सब चीज़ों के लिए फॉर बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन, लिटिल इन्फॉर्मेशन होती है अवेलेबल बाहर वालों के लिए, आउटसाइडर्स के लिए। और किस चीज़ पे? कैसे स्टाफ को ट्रीट किया जाता है और इनकरेज किया जाता है बिहेव करने के लिए। तो अच्छा एसेट कोई भी लड़का लड़की हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अगर वो सबसे अच्छे से बात नहीं करता है, 4 लोगों का काम खराब करता है, तो वो अच्छा एसेट नहीं है। और ये इंफॉर्मेशन कभी भी बाहर वालों तक नहीं पहुंचती। मैनेजर्स की वर्ब है बैंग ऑन अबाउट, इंफॉर्मेशन की वर्ब है इज, स्टाफ की वर्ब आर ट्रीटेड एंड आर एनकरेज्ड। आगे बात समझ में? इसीलिए दूसरी कंपनियां भी बोलेंगी कि हमारे यहाँ भी ऐसी रिसर्च हो, क्योंकि अंदर की बात तो बाहर तभी आएगी जब रिसर्च में कुछ मिलेगा, है ना। और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। कह रहा दिस मे बी बिकॉज ऑफ द मिस्ड प्रॉब्लम, इट इज़ हार्ड टू मेजर कल्चर। कह रहा ये हो सकता है इसलिए हो बिकॉज ऑफ हो उस मिस्ड कल्चर के, उस धुंध की प्रॉब्लम के। कह रहा है ये धुंध की प्रॉब्लम क्या है, ये देखो कॉलम लगा के बता रहे हैं। कह रहे बड़ा ही मुश्किल है मेज़र करना कल्चर को, किसी भी कल्चर को नंबर देना, नंबर देके मेज़र करना अपने आप में बहुत टेढ़ा काम है। आगे बात समझ में? दिस की वर्ब है मे बी, इट की वर्ब है इज। मिस्ट आप जानते हैं धुंध या कोहरा। करेक्ट मे बी बिकॉज इन्वेस्टर्स हैवंट मच केयर्ड। कह रहा है ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा इस चीज़ की तवज्जो दी नहीं कि अंदर एम्प्लॉयज़ के साथ में क्या हो रहा है। अगर वो पूछते तो शायद ये काम उनको, ये बात जो हमें पहले से पता होती। इट की वर्ब में भी, इन्वेस्टर्स की वर्ब है हैवंट मच केयर्ड। अब देखो ये है सेकंड लास्ट, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं लेकिन हो जाएगा ना। कह रहा है परहैप्स दैट इज़ चेंजिंग। कह रहा है शायद अब ये जो चीज़ है वो चेंज हो रही है, बदल रही है ना। दैट इज़ चेंजिंग। अब कैसे बदल रही है भाई? कह रहा है मूवमेंट्स लाइक #MeToo एंड ब्लैक लाइव्स मैटर हैव पुश्ड सेक्सिज्म एंड रेसिज्म अप द कॉर्पोरेट एजेंडा। कह रहा है ऐसी जो मूवमेंट्स हैं, ऐसे जो कैंपेन है, अभियान है, पहला है मीटू और दूसरा ब्लैक लाइव मैटर्स। कह रहा है इन अभियानों ने पुश कर दिया है एक तो सेक्सिज्म को, एक रेसिज्म को कॉर्पोरेट एजेंडा के अंदर अप, है ना, कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर ऊपर। तो पहले सेक्सिज्म रेसिज्म पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता था, लेकिन अब कॉर्पोरेट जो है इन मूवमेंट्स के बाद में अपने अंदर ध्यान देके देख रहे हैं किसी लड़की के साथ में या किसी काले या किसी, समझ गए ना, एशियन के साथ में कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है किसी भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर। मूवमेंट्स की वो है पुश्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट हैव बैटर्ड द रेपुटेशन ऑफ एक्सेल स्प्रिंगर, अ मीडिया जायंट, एंड लेट लास्ट ईयर Microsoft's investors adopted a shareholding proposal
रिक्वायरिंग द सॉफ्टवेयर टाइटन टू रिपोर्ट ऑन इट्स ऑन सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसीज। अब हुआ क्या दूसरी कंपनियों में, इस मीटू के बाद में, ब्लैक लाइव मैटर के बाद में, कह रहा है बहुत सारी एलिगेशन जो है सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट की, सेक्सुअली गलत बात करने की है ना, मिसकॉन्डक्ट की। कह रहा है इन एलिगेशंस ने बेटर किया है, परेशान किया है, डैमेज किया है, अटैक किया है रेपुटेशन को, एक तो इस कंपनी की है ना, एक्सेल स्प्रिंगर एक मीडिया जाइंट है। और कह रहा है कब किया, लास्ट ईयर किया गया। लास्ट ईयर क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एक शेयर होल्डर प्रपोजल को, जो रिक्वायर करेगा कि इस माइक्रोसॉफ्ट को, सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनी को, टाइटन को, कि ये रिपोर्ट करे अपनी खुद की सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी को। तो ऐसा हो रहा है, बाकी कंपनियों में भी कुछ ना कुछ होता जा रहा है। एक्सेल स्प्रिंगर का एग्जांपल दिया और माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल भी दिया गया है ना। इन्वेस्टर्स की वॉवा अडॉप्टेड और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। एलिगेशंस की वॉवा हैव बैटर्ड। कह रहा रेगुलेटर्स आर मेकिंग नॉइसेस अबाउट मोर डिस्क्लोजर ऑन ह्यूमन कैपिटल। रेगुलेटर्स जो हैं, दुनिया भर की जो कंपनियां सरकारी, वो क्या कर रही हैं, नॉइस को मेक कर रही हैं, शोर मचा रही हैं। और क्या करने के लिए, वो ये मचाने के लिए शोर कि और ज़्यादा डिस्क्लोजर हो, और ज़्यादा इस चीज़ों को बताया जाए, और किस पे, ह्यूमन कैपिटल पे, वर्क फोर्स के ऊपर। तो ये सब होने के बाद दुनिया भर के रेगुलेटर जो हैं इसी चीज़ के पीछे पड़े हैं कि कंपनियां जो भी ह्यूमन कैपिटल के साथ उनकी कंपनी में हो रहा है उसको सरकार को ला करके रिपोर्ट करें। आगे बात समझ में, रेगुलेटर्स की वजह आर मेक अ नॉइस का मतलब होता है जोर देकर किसी बात को कहना, किसी बात को सबके ध्यान में लाना। ह्यूमन कैपिटल यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसान है ना, आपके स्टाफ और एम्प्लॉयज़। चलिए अब लास्ट में आपको ये सबक देगा, सीख देगा। कह रहा है रियो टिंटोस प्रॉब्लम्स आर एक्सट्रीम। कह रहा है टिंटो की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। टिंटो में तो अंदर रेप के केस भी बने हुए हैं स्टाफ के ऊपर। कह रहा बट दे आर नॉट यूनिक। कह रहा लेकिन वो यूनिक नहीं है, टिंटो के अंदर ही नहीं है, टिंटो जैसी और कंपनियों में भी मिलेंगी। देखिए वो आर। कह रहा एंड इन ओपनिंग अप अबाउट इट्स कॉर्पोरेट कल्चर इट इज़ इन वन वे एटलीस्ट अहेड ऑफ इट्स टाइम। कह रहा और इस काम को करने में, ओपन अप होने में, सबके सामने खुले तौर पे आने में, और किसके बारे में, अपने कॉर्पोरेट कल्चर को लेकर के। कह रहा इस काम को करने में ना, इस काम को करते हुए या करने में, कह रहा ये जो है ना टिंटो, ये एक तरीके से कम एटलीस्ट अपने टाइम से बहुत आगे है। कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसको आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनियां और भी करने वाली हैं, है ना, उनसे पहले कर रहा है। तो प्रॉब्लम्स तो उनकी बहुत ख़राब हैं, लेकिन ये ओपन अप भी हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दिया आने वाली वक्त के लिए। इट की वबा इज़ अहेड ऑफ टाइम का मतलब है वक्त से आगे, ओपन अप होना, सबके सामने खुले तौर पे आना। सिंपल आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसे आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं ना। और ये जो वोकैब का पंच मिलता है ना ऐसे आर्टिकल्स में, आपको नए नए वर्ड्स, इडियोसिंक्रेसी, इंड्यूबिटेबल, बहुत ही वैल्यूबल है टाइम के हिसाब से, है ना। चलो फर्स्ट आपका क्लोज टेस्ट जो सिखाया है वही लगाना है। चार्ज के बाद में क्या लगाओगे, क्विट के बाद में, एक्सोनरेट के बाद में, ब्लेम के बाद में, एक्यूज के बाद में, याद है ना सब। तो चार्ज के लिए सही प्रीपोजिशन को यहाँ पे यूज़ कर लेना है आपको। और यहाँ पे दूसरा आपको यूज़ करना है वेनमस और पॉइजनस में से करेक्ट वर्ड को चेक कर लो। काटने वाली चीज़ है या आप खुद खाओगे तब आप बीमार होगे, कैसा जहर है, कोई जानवर आपकी बॉडी में छोड़ के जाएगा या जहर को आप खुद खा के अपनी बॉडी में डालोगे। तो इन दोनों में से सही वर्ड आप चूज़ कर लोगे। कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है, आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेना। सेकंड हो गया। थर्ड में पूछा आपसे, वन वर्ड पूछा है, किसी आदमी का स्पेशल ट्रेट क्या कहलाता है, इंड्यूबिटेबल कहलाता है या इडियोसिंक्रेसी कहलाता है, स्लज कहलाता है या फिर हार्बिंगर कहलाता है। सही वर्ड को मेरे ख्याल से निकाल लोगे, ज़रा दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें, वहाँ से चेक कर लो। फोर्थ में पूछा है आपको कि रिफाइंड टेस्ट वाला पर्सन जिसका फूड में टेस्ट बहुत अच्छा हो उसको क्या बोलते हैं, गौरमेट बोलते हैं या गौरमांड बोलते हैं, है ना, पुट्रीफाई बोलते हैं या गोर्ज बोलते हैं। लास्ट में आपसे पूछा है कि गोर्ज वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो गोर्ज वर्ड का मीनिंग नहीं है। गोर्ज का मतलब बहुत सारा कुछ खाना, गोर्ज का मतलब होता है बड़ी सी खाई। तो खाना और खाई के कौन से मीनिंग है, मतलब इनमें से कौन सा वर्ड है जो खाने या खाई का सिनोनिम नहीं है। ठीक है, हिंट्स आपको दे दिए, आता होगा ऑलरेडी, मुझे लगता नहीं है किसी भी लड़के लड़की गलत होगा। 5 में से कम 4 मार्क्स मिलने चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाओ, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स रखे हैं, वहाँ से मैच करो, आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। अच्छा, एसएससी वाला सभी लोग अटैम्प्ट कर लेना, मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको करंट पैटर्न भी पता लग जाएगा इस साल का, और साथ में आपका लेवल भी पता लग जाएगा तैयारी का क्या है ना। साथ में ये क्वेश्चन है, इसका आंसर पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में। सही है गलत है ये नहीं देखा जाएगा, लेकिन अगर आप पोस्ट करते हैं तो एक लकी विनर को टेक्स्ट बुक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी का 1 साल का कोर्स मिल जाएगा। अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।